हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग अर्नो कन्वर्टर के बारे में जानेंगे कि अर्नो कन्वर्टर हमारा लोकोमोटिव में इसका क्या यूज़ है और हम लोग इस अर्नो कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह और किस तरह से हमारे पास ये ऑपरेट करता है। तो अर्नो कन्वर्टर के बारे में आज कंप्लीट हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे और हमारा क्या यूज़ है इसका वो भी जानेंगे। तो हम लोग अर्नो कन्वर्टर का जो यूज़ करते हैं वो लोकोमोटिव के अंदर सिंगल फेस को थ्री फेस कन्वर्ट करने के लिए करते हैं और किस तरह से काम करेगा हम लोग पूरे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अर्नो कन्वर्टर का यूज़ हम लोग सिंगल फेस से थ्री फेस कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो आप कर सकते हैं कि सिंगल फेस से थ्री फेस क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हमारा लोकोमोटिव के अंदर बहुत सारा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगा हुआ होता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया है जहां पर हमने ब्लोअर की बात किया था। ब्लोअर हमारा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। इसी तरह आपका एग्जॉस्टर आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। तो ये सारा जो इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, ब्लोअर का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे थे, यानी कि हमारे पास ट्रैक्शन मोटर है या ट्रांसफार्मर है, उसको कूल करने के लिए तो उसके पास कूल एयर होता है जिसके माध्यम से वो कूलिंग का काम करता है। तो ये ब्लोअर के पास मोटर लगा होता है। सिमिलरली एग्जॉस्टर के पास भी मोटर लगा होता है और इन इक्विपमेंट्स के पास, इन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स के पास हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम लोग यूज़ करते हैं। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग सिंगल फेज करेंगे तो उतना इफेक्टिवली या हाई इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस हमको उतना अच्छा बेटर नहीं मिलेगा जितना थ्री फेज इंडक्शन मोटर करने से इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसीलिए ब्लोअर या एग्जॉस्टर के अंदर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं जो कॉम्पैक्ट होता है साइज़ के अंदर और बहुत उसका कंस्ट्रक्शन मजबूत होता है और इफ़िशिएंटली वर्क करता है। तो इन सारे इक्विपमेंट्स के अंदर हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको सप्लाई किस तरह से देंगे हम, जबकि ओएचई सिस्टम के अंदर हमको मालूम है कि ओएचई सिस्टम के अंदर हमारा सप्लाई कितना आता है, सिंगल फेज आता है। और सिंगल फेज के अंदर हमको कितनी सप्लाई आती है, 25 kV सिंगल फेज एसी सप्लाई हमारा ओएचई सिस्टम के अंदर, जबकि इसके अंदर थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओएचई सिस्टम से सिंगल फेज सप्लाई को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्नो कन्वर्टर। सिंगल फेज से थ्री फेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं और थ्री फेज कन्वर्ट करने के बाद इस ब्लोअर को या एग्जॉस्टर को सप्लाई देते हैं और ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर फिर हमारा रन करता है। तो ये तो अर्नो कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन की बात हो गई कि हम लोग अर्नो कन्वर्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग, सिंगल फेज से थ्री फेज कन्वर्ट करने के लिए। और थ्री फेज के अंदर क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लोअर या एग्जॉस्टर या इसी तरह और दूसरा इक्विपमेंट भी हो सकता है जहां पर हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ हो रहा है, तो उसको थ्री फेज सप्लाई देने के लिए हम लोग अर्नो कन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं। अब आइए इसके वर्किंग के बारे में कि हम लोग किस तरह से हम लोग सिंगल फेज को थ्री फेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत धीरे धीरे आसानी के साथ और हम लोग समझेंगे, इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। अर्नो कन्वर्टर जो हमारा है ये बेसिकली स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आप लोग पढ़ा होगा, मोटर के अंदर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जिसके अंदर हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और फिर फेज को स्प्लिट करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग मोटर को स्टार्ट करने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप रिवीजन हम आपको करा देते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। तो हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का भी डायग्राम बनाया हुआ है और उसके बाद आप इसको समझिएगा, बहुत आसानी से अर्नो कन्वर्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम बनाया है जहां पर हमने सिंगल फेज सप्लाई दिखाई हुई है। ये सिंगल फेज सप्लाई हमारा जा रहा है, यहाँ पर दो वाइंडिंग हमने बांधा, एक को मेन वाइंडिंग कहा जा रहा है और दूसरे को ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम कह रहे हैं। मेन वाइंडिंग के अंदर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर डिफरेंस क्या है कि मेन वाइंडिंग के अंदर हमने क्या हुआ है, यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम रखी हुई है और हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंस की वैल्यू हमने बहुत हाई रखी हुई है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर बहुत हाई है मेन हमारे पास मेन वाइंडिंग के अंदर। दूसरा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और वाइंडिंग हमने बांधा हुआ है, यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई है, आरए की वैल्यू हाई रखी हुई है और एक्सए की वैल्यू यानी हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू लो रखा हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मोटर को स्टार्ट कर पाएँ। यदि हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो हमारा सिंगल फेज सप्लाई देने पर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है।
तो उसके लिए हम लोग को 2 फेज़ यानी स्प्लिट फेज़ यूज़ करना पड़ता है। अगर 3 फेज़ रहता तो बहुत आसानी से हमारा RMF प्रोड्यूस हो जाता, जहाँ से हम लोग RMF अगर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता तो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सहारे से हमारा रोटर बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता और अपने स्पीड को रन कर लेता। लेकिन सिंगल फेस के अंदर प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, स्टार्टिंग के अंदर इसमें RMF प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग फेस को स्प्लिट करते हैं, बांट देते हैं। अब फेस को स्प्लिट करने से हमको फ़ायदा होता है, एक का हम लोग रेसिस्टेंस को क्या किए हुए कम रखे हुए, रिएक्टेंस को, एक का रिएक्टेंस को बढ़ा दिया, यानी फेज अलग अलग हो गया। अब फेज अलग होने से हमारा क्या हो जाता है, इन दोनों फेज में अब RMF प्रोड्यूस होगा, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसी RMF के सहारा से हमारा क्या होगा, ये आपका रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लोग लगा देते हैं, या रिलेज भी इसको कहा जाता है, यानी जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है, RMF हमको मिल जाता है और मोटर रन करने लगता है, तो हम क्या कर देते हैं, इस स्विच को पहले स्टार्टिंग के अंदर क्लोज था हमारा, उसके बाद जब हमारा इसका काम हो जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, तो हम इसको ओपन करा देते हैं, क्योंकि अगर इस वाइंडिंग को रखेंगे तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई हो और हमारा वाइंडिंग के अंदर लॉस होता रहेगा। इसीलिए जब हमारा काम हो जाता है यानी स्टार्टिंग का काम, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑपरेट करा देते हैं, यानी रीलो ऑपरेट होगा, स्विच ओपन होगा और ये हट जाएगा हमारा, बस अब मेन वाइंडिंग काम करेगा और इसी के सहारे से हमारा रोटर रोटेट होगा। फेजर डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है, दोनों का फेज डिफरेंस हमने देखा है, स्प्लिटिंग फेज, यानी मान के चलिए हमारा पहला जो हमारा मेन वाइंडिंग था, ये कुछ एंगल से हमारा लैग कर रहा था वोल्टेज को ज़्यादा एंगल से। इसके बाद दूसरा हमने एक वाइंडिंग बांधा जहाँ पर कुछ हमारे पास और एंगल, इसकी एंगल की वैल्यू थोड़ा सा कम है, ये भी लेकिन लैग कर रहा है, और दो हमारा करंट जो है ये देख ले सकते हैं आप, दोनों अलग अलग फेज पर काम कर रहा है। ये भी हमारे पास करंट है हमारा स्टेटर वाइंडिंग का, लेकिन इसकी फेज एंगल अलग है, और ये भी हमारे पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है, लेकिन इसका फेज एंगल अलग है। इन दोनों का फेज डिफरेंस होने के कारण ही हमारा क्या होता है, स्टेटर के अंदर RMF प्रोड्यूस होता है और RMF के कारण हमारा ये रोटर रोटेट करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब ये अगर समझ में आ रहा है तो आपको अर्नो कन्वर्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, अर्नो कन्वर्टर के अंदर भी सिंगल फेज दे रहा है और यहाँ से हमको 3 फेज सप्लाई मिल जा रही है। कैसे काम हो रहा है, तो सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा। हमने सिंगल फेज सप्लाई दी और सिंगल फेज कितना दे रहे हैं हम लोग, लगभग 380 वोल्ट दे रहे हैं, और इसमें प्लस माइनस हो सकता है 20%। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल फेज हमको कहाँ से मिल रहा है, ये सिंगल फेज हमको मिल रहा है OHE सिस्टम से, यानी ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन होने के बाद हमको 380 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई मिल गई। अब ये जो हमारा OHE सिस्टम है 25 kV AC सप्लाई, ये हमारे पास 25 kV AC सप्लाई के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकता है। ये 25 kV हमारे पास AC सिंगल फेज जो वोल्टेज है, ये परफेक्ट वोल्टेज नहीं है कि ये इसके अंदर कोई हमारा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। फ्लक्चुएशन होगा क्योंकि इसके अंदर टैपिंग किया जाता है, अलग अलग जगह पर हमारा लोड लगा होता है, यानी हमारा ट्रैक्शन कनेक्ट होता है, जिसके कारण इसके अंदर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा। जैसे हमारे घर के पास वोल्टेज का फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना होगा हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, 17.5 kV टू 27.1 kV तक हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। यानी 25 kV हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है सिंगल फेज, लेकिन इसके अंदर 17 kV तक भी जा सकता है या 27 kV तक भी जा सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए स्टेप डाउन करने के बाद जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो भी क्या होगा, फ्लक्चुएट कर सकता है। 380 वोल्ट हमने दिखाया, माइनस में 20% या प्लस में भी 20% जाएगा। सिमिलरली आउटपुट में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है 3 फेज, ये भी क्या होगा आपका फ्लक्चुएट करेगा। कितना, 290 वोल्ट से 460 वोल्ट। क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि इनपुट ही फ्लक्चुएट कर रहा है। इनपुट वैरी करेगा तो हमारा आउटपुट भी वैरी करेगा। ये तो हमारा वोल्टेज की बात होगी, लेकिन कन्वर्जन कैसे हो रहा है इसको आप ध्यान से समझिए। तो हमने सिंगल फेज 380 वोल्ट सप्लाई दे दिया, इसमें अब हम लोग क्या किए हुए हैं, 3 वाइंडिंग बना। 2 वाइंडिंग को हम लोग मोटर फेज कहते हैं, मोटरिंग फेज, MP से नोट किया। तीसरा जनरेटिंग फेज कह रहे हैं। किस तरह से काम करेगा अब ध्यान से समझते चलेंगे हम लोग। यहाँ पर अब 2 फेज हम लोग जो कनेक्ट किया है, इसको हमने जो सिंगल फेज सप्लाई था इसके माध्यम से सप्लाई दे दिया, यानी हमारे पास 2 जो वाइंडिंग था इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल गई हमारे पास, जिसको हम मोटरिंग फेज कह रहे हैं। ये सिंगल फेज से कनेक्ट होगा। और ये आप समझ लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर हमने दिखाया हुआ है, जहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है।
और इसके अलावा आपका रोटर वाइंडिंग भी होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको इमेज करना होगा। और आगे हम बात कर रहे हैं क्या उसका काम है। तो अब देखिए हमने स्टेटर वाइंडिंग के अंदर सप्लाई दिया है, और स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जैसे हमारे पास 2 फेज में हमको सप्लाई चलेगी और तीसरा हमको भी सप्लाई चाहिए। क्यों सप्लाई चाहिए तीसरे में? क्योंकि यही स्प्लिटिंग फेज हमको करना है। जब तक हम स्प्लिटिंग फेज नहीं करेंगे तो हमारे पास मोटर यानी इसका रोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई है। और जब हम फेज को स्प्लिट कर देंगे तो जैसे हमारा यहाँ पर स्प्लिटिंग फेज कर रहे थे, हम लोग फेज को स्प्लिट कर रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, आरएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, और फिर हमारा रोटर घूम रहा था और रोटर हमारा रन करना स्टार्ट कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी एक तीसरी वाइंडिंग बांधा हमने, जिसको हम जनरेटिंग फेज कह रहे हैं, और इस वाइंडिंग के अंदर हम सप्लाई देंगे, लेकिन स्प्लिट करके हम सप्लाई देंगे। तो स्प्लिटिंग के लिए क्या किया हुआ हमने, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा है जिसको स्टार्टिंग रेसिस्टेंस कह रहे हैं, और इसके साथ एक स्विच लगा दिया जिसको स्टार्टिंग कॉन्टैक्टर कहा जा रहा है, और यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया। ये सारा चीज़ क्यों कनेक्ट किया है हम लोग, स्प्लिटिंग करने के लिए। फेज स्प्लिट होगा तो ही हमारा आरएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो जैसे आपने इन रेसिस्टर और कैपेसिटर के माध्यम से फेज स्प्लिटिंग का काम किया, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हम लोग कर रहे थे, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो सप्लाई इसको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, उसके फेज के अंदर चेंजेस आ गया। और जैसे फेज के अंदर चेंजेस हो गया यानी एंगल चेंज कर गया, तो अब हमारा स्टेटर के अंदर क्या हो जाएगा, आरएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए यहाँ से क्या हो रहा है। जैसे आरएमएफ प्रोड्यूस हमारा हो गया, तो अब क्या हमारे पास ये रोटर के साथ इंडक्शन का काम होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर स्टेटर में आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया, तो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रन करने लगी, यानी सिंक्रोनस स्पीड आपको मिल गया, मैग्नेट आपका रोटेट करने लगा। ये आरएमएफ आपका क्या करेगा, जाके जो आपका इंडक्शन का आपका रोटर लगा हुआ है, इस रोटर के साथ लिंक करेगा, और जैसे ही रोटर के साथ लिंक किया तो ये क्या कर दिया, रोटर को रोटेट करा देगा। और रोटर जैसे रोटेट होने लगा तो साथ ही साथ क्या, म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पर ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास मालूम है आपको कि एवरी मोटर के अंदर क्या होता है, जनरेटिंग एक्शन भी होता है। तो हमारा ये रोटेट भी हो रहा है, साथ में ईएमएफ भी प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझिए, जो हमारे पास ये सिंक्रोनस स्पीड थी स्टेटर की, सेम स्पीड हमारा रोटर का नहीं होगा। क्या होगा, इसकी स्पीड थोड़ा कम होगी। क्यों? क्योंकि बीच में हमारे पास स्लिप का डिफरेंस हो जाता है, यानी स्लिप हमको मिलता है, दोनों के फ्लक्स में कुछ ना कुछ लीकेज होता है, और इसके स्पीड में कुछ हमारा डिक्रीमेंट होता है। तो ये अब रोटर तो हमारा रोटेट हो रहा, अब ये रोटर के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है। अब ये हमारे पास ईएमएफ, अच्छा इससे पहले आप समझ लीजिए, जब हमारे पास रोटर स्टार्ट हो गया रोटेट करना, रोटर वर्क करने लगा, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर अब कंप्लीटली हमारा काम करने लगा, तो अब क्या हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी रिले कट स्विच हम लोग लगाए, कट स्टार्टिंग रेसिस्टेंस। अब हम इस रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे, रिले ऑपरेट होगा, ये हमारा रेसिस्टेंस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये हमारा एक्सेसिव एक तरह से लॉस करेगा हमारा। अब इसका काम हो चुका है, मोटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, हमारा स्टार्टिंग के अंदर स्टेटर के अंदर भी आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया, और उसके माध्यम से हमारा रोटर भी घूमने लगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, सारा काम हो गया। तो अब इसको हम इलिमिनेट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ये ईएमएफ क्या करेगा, हमारा फिर से स्टेटर के साथ लिंक करेगा, और जैसे ही स्टेटर के साथ लिंक किया तो अब जो तीसरा वाइंडिंग हमारा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जनरेटिंग फेज कह रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन दोनों फेज के अंदर, इन दोनों हमारे पास वाइंडिंग के अंदर तो मोटर से सप्लाई आ रही है, और तीसरा हमारे पास कहाँ से सप्लाई इसको मिलेगी, तीसरे फेज को जो सप्लाई मिलेगी वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, यानी जो रोटर रोटेट हो रहा था, ये रोटर का ईएमएफ क्या करेगा, इसके साथ लिंक करेगा, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसके अंदर करंट ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा, और इसके अंदर भी करंट फ्लो होने लगेगा। यानी दो तो आपका सिंगल फेज के माध्यम से तैयार हो गया, और तीसरा जो फेज तैयार हुआ ये आपका रोटर के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हुआ, इसीलिए एक फेज, नया फेज तैयार हो गया जनरेटिंग के कारण। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जनरेटिंग फेज कहते हैं, क्योंकि पहले से ये फेज नहीं था। अब क्या हो गया, मोटर की वजह से हमारे पास ये फेज बन रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसके अंदर सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है। तो एक नया फेज तैयार हो गया है जिसको हम जनरेटिंग फेज कह रहे हैं, और इसके माध्यम से अब आपको तीसरे फेज के अंदर भी सप्लाई मिल जाएगी। यानी पहले आपका सिंगल फेज था, लेकिन आउटपुट में आपको क्या मिल जा रहा है, 3 फेज मिल जा रहा है, एक आर भी है,
दूसरा वाई फेज और तीसरा ये क्या है, बी फेज है। जबकि आर और वाई आपका मोटरिंग फेज है, सिंगल फेज से इसको सप्लाई मिली थी। और तीसरा जो फेज तैयार हुआ है ये जनरेटिंग फेज है, क्योंकि हमारा रोटर के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये तैयार हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीसरा फेज किस तरह से हमारा तैयार हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन, एक नया फेज तैयार हुआ। और यहाँ पर आपको सिंगल फेज सप्लाई थी, लेकिन अब जो सप्लाई तैयार हो रही है ये 3 फेज सप्लाई हो रही है। और आउटपुट में हमको क्या मिल जा रहा है, RYB सप्लाई मिल जा रहा है। और इसी 3 फेज सप्लाई को हम लेकर क्या करेंगे, 3 फेज जो सप्लाई मिल गई है ये 290 वोल्ट से 460 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि हमारा इनपुट फेज फ्लक्चुएट कर रहा है और इनक्यू क्योंकि OHE के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। और इसी 3 फेज सप्लाई को लेकर हम क्या करते हैं, आपका जो हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए लगाए हुए हैं वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इसके अलावा एग्जॉस्टर के अंदर प्रोवाइड करते हैं, या सम केसेस के अंदर यदि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है ट्रैक्शन के अंदर, तो हम यहाँ से अर्नो कन्वर्टर सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक्शन मोटर को भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो ये अर्नो कन्वर्टर से रिलेटेड बात हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।